आज हम लोग छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में हैं और यहाँ के स्नातक और परास्नातक के छात्र आज एक समाज की ऐसी समस्या को एड्रेस करने जा रहे हैं जो सिर्फ किसानों के लिए समस्या नहीं है, जो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए समस्या नहीं है, बल्कि हर ऐसे व्यक्ति के लिए समस्या है जो खाना खाता है। आज हमारे पास खाना जो है जिसे हम अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए खाते हैं, वो खाना जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को पोषण देने के लिए होता है, वो आज हमारे स्वास्थ्य को बीमारियां दे रहा है, हमारे स्वास्थ्य को कैंसर जैसी घातक बीमारियां दे रहा है। और इसका कारण है कृषि उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक, बहुत सारे कीटनाशक। इनके द्वारा जब हम कोई उत्पाद लाते हैं तो वह हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छा फल खा रहे हैं, हम बहुत अच्छी सब्जी खा रहे हैं, पर इसके कीटनाशक प्रभाव इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें इसके दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक और बड़े घातक स्तर पर झेलने पड़ते हैं। इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है कि कौन कौन से केमिकल्स के दुष्प्रभाव किस किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में दिखाई पड़ते हैं। और इस बात को लेकर के कंज्यूमर्स में भी, किसानों में भी, वैज्ञानिकों में भी पिछले दिनों में एक बड़ी जागरूकता आई है। अब किसान ऐसा उत्पाद नहीं बनाना चाहते जो घातक हो, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो। वैज्ञानिक भी ऐसे प्रयोग करना चाहते हैं जो किसानों को ऐसे विकल्प दे सकें जहां पर वो कृषि रसायनों का उपयोग छोड़ करके और प्राकृतिक खेती के ऊपर आ सकें। तो प्राकृतिक खेती का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जिसको हम लोग जीवामृत कहते हैं, जिसको ये एक एग्रीकल्चर का इनपुट है जो बहुत आसपास की उपलब्ध चीज़ों में और बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस में और कुछ चीज़ों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो हमारे स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के इस एग्रीकल्चर के बच्चे, ये स्टूडेंट्स आज यहाँ पर यही प्रयोग करने जा रहे हैं। इन लोगों ने अपने अपने अलग अलग ट्रायल्स लगाए हुए हैं जो सब्जियों पे हैं, फलों पे हैं, फूलों पे हैं, अलग अलग फसलों पे हैं। उस पर ये लोग प्राकृतिक खेती के ऐसे ही इनपुट्स का उपयोग करने जा रहे हैं। ये इनपुट्स नए नहीं हैं, ये ऐसे नहीं है जो अभी कहीं से आ गए। ये वस्तुतः हमारी पुरातन ज्ञान परंपरा है, हमारा जो इंडियन एंशिएंट नॉलेज है, उससे निकल करके आए हैं। और इसके रूप में हम लोगों के पास में एक बहुत समृद्ध ग्रंथ रहा है जिसका नाम है वृक्षायुर्वेद। सुरपाल ने इस ग्रंथ को लिखा था और उन्होंने इसमें इन सारी चीज़ों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो साधारण रूप से कहें तो ऐसी कोई भी खाद बनाने की अभी कोई भी ऐसी विधि नहीं पता चली है जो इससे जल्दी बन जाती हो। 3 दिन के अंदर खाद आपको चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए, प्राकृतिक मैन्योर चाहिए, तो जीवामृत ही है। 3 दिन के अंदर तैयार होता है और इतना उपयोगी है जो कृषि में बड़े चमत्कारिक लाभ दिखाता है। इसका उपयोग करें तो सिर्फ उपज ही अच्छी नहीं होगी, पौध की सुरक्षा कीड़ों से और रोगों से भी हो जाती है। पौध के अंदर एक प्राकृतिक सुगंध और प्राकृतिक टेस्ट बढ़ता है। मिट्टी के अंदर के जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रम चल रहा है, अभी हम लोग इसके बनाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे बनाएंगे और ये आपको बताएंगे कि क्या होता है। मैं अगर जीवामृत की बात करूँ तो जैसा इसका नाम है जीवामृत, ये जीवों के लिए अमृत है। किन जीवों के लिए अमृत है? उन जीवों के लिए अमृत है जो भूमि में रहते हैं, जो सॉइल में रहते हैं और ये प्राकृतिक व्यवस्था के तहत भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उर्वरता कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता किसी भी ज़मीन की, उसके पीछे यही सूक्ष्म जीव होते हैं जो बढ़ाते हैं। और ये जीवामृत जो है ये उनका एक ऐसा विलयन है जिसमें उनकी संख्या करोड़ों में होती है। और अभी हम इसको बनाएंगे तो जिस तरीके से उसको डालेंगे, अगले हर 20 मिनट में उनकी संख्या 2 गुनी होती हुई चली जाएगी। 3 दिन बाद ये हमारे पास एक ऐसा समझिए कि माइक्रोब्स की फैक्ट्री के रूप में एक ये जीवामृत बना हुआ होगा। इसका उपयोग हम जब खेतों में करेंगे तो जो गौमूत्र से जीवाणु जो में मिले हैं सूक्ष्म जीव, जो गोबर से सूक्ष्म जीव मिले हैं, जो बेसन से मिले हैं, जो अलग अलग जगहों से आए हैं, वो सब बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होकर के फिर अपना काम करना शुरू करेंगे। भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, केंचुओं के लिए वातावरण बनेगा, प्राकृतिक वातावरण बनेगा, तो भूमि अपनी अलग तरीके से उर्वरा शक्ति उसके अंदर आएगी और फिर हमारी फसलें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होती जाएंगी। जितने भी प्रयोगधर्मी किसान हैं जिन्होंने इसका उपयोग किया है, उन्होंने पाया है कि यह पूरी तरीके से विष रहित, पूरी तरीके से सस्ती और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे बाजार पर निर्भरता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप घर में ही पा सकते हैं। कुछ गुड़, कुछ गोबर, कुछ गौमूत्र, ये अगर आपके पास एक देसी गाय भी हो तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं और अपनी कम से कम 5 एकड़ की खेती को जीवामृत के द्वारा एक गाय की उपलब्धता से पूरा कर सकते हैं, जिसमें बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, बाजार से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का दूसरा अंग जो है वो जीवामृत का है। यह बहुत ही उपयोगी है और यह कैसे बनाया जाता है, अभी हमारे छात्र एमएससी हॉर्टिकल्चर के छात्र आदित्य इसको बना करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है एक ऐसा प्लास्टिक का ड्रम हो। हम लोग यहाँ बच्चों के प्रशिक्षण के लिए और इनके
एक्सपेरिमेंट के प्रयोगों के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी 100 लीटर के ड्रम का उपयोग कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग आज 100 लीटर जीवामृत बनाएंगे। इस 100 लीटर जीवामृत के लिए आपको 5 से 7 लीटर गोमूत्र चाहिए, आपको 5 से 10 किलो 5 से 7 किलो गोबर चाहिए, इसमें आपको आधा किलो गुड़ चाहिए या सीरा चाहिए, इसमें आधा किलो के ही आसपास बेसन चाहिए या किसी भी दलहन का आटा चाहिए। उसके अलावा एक किसी भी ऐसी स्थान की मिट्टी, कोई भी ऐसा पुराना पेड़ जहाँ पर कभी केमिकल्स का इस्तेमाल ना हुआ हो, ऐसी मिट्टी चाहिए, उसको वर्जिन सॉइल कहते हैं। और ये कहाँ से मिलेगी, इसका जवाब ये है कि कोई भी पुराना देव वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, नीम, देसी आम, जहाँ पर केमिकल्स का उपयोग न किया जाता हो, उसको कैनोपी के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, 2-3 मुट्ठी मिट्टी चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हमको इसमें किस चीज़ से कैसे बनाना है। जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि इसमें जिस कंटेनर का उपयोग करेंगे, ये प्लास्टिक का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, पर कोई धातु का नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ किया, ये आसानी से सब जगह मिलता है। और अब हम इसमें एक एक करके ये सारी चीज़ें डाल करके और हम लोग अब बनाएंगे 100 लीटर जीवामृत, जिसका उपयोग हम लोग अगले 3 दिन बाद से करने लगेंगे। तो मैं इसके एक एक क्रम को बता रहा हूँ और आदित्य इस क्रम को करते हुए चले जा रहे हैं, तो आप लोग इस बात का इसको ध्यान में रख करके बना लेंगे। पहले हम गोबर को एक ड्रम में सारा का सारा लेंगे। इसकी मात्रा 1-आधा किलो आगे पीछे हो सकती है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो यह कि यह गोबर देसी गाय का ही होना चाहिए। कोई भी ऐसी गाय जो विदेशी मूल की है या भैंस है, ऐसा उपयोग नहीं करना है। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का ही उपयोग इस काम के लिए करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लो। ये हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कई बार हम जब सीधे उसमें डालते हैं गोबर तो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता। अब इसी में हम लोग यहाँ पर रखा देसी गाय से मिला हुआ गौमूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से इसमें आधा किलो गुड़ को पानी के साथ मिक्स करके और वो बनाया गया है, तो इसको भी हम लोग इसी ड्रम में डाल देंगे। अगर आपके पास गुड़ है तो उसको पहले घोल लेंगे और फिर डालेंगे। हमारे पास घुला हुआ है इसलिए हम इसको सीधे डाल रहे हैं। इसमें हम लोग आधा किलो बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 लीटर बना रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें हम लोगों ने बेसन घोल लिया है। हम इसी में मिट्टी भी डाल लेंगे, मिट्टी भी इसी में डाल दो। हाँ, ये मिट्टी है और इसको हम लोग वर्जिन सॉइल कह रहे हैं इसलिए क्योंकि एक केमिकल फ्री सॉइल है, इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसके सूक्ष्म जीवों को इसमें लाने के लिए हम लोग इस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको भी हम लोग इसमें डालेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद में इस 100 लीटर के ड्रम को पानी से ऊपर तक भर लिया है, जैसा आपको इसमें दिख रहा है। अब हम एक ऐसे किसी बड़ी छड़ का इस्तेमाल करते हुए और इसको घड़ी की दिशा में रोज सुबह और शाम तब तक मिलाएंगे और इतनी तेजी से मिलाएंगे कि जब तक इसमें भंवर बन जाए। इसमें भंवर बनने तक इसको करीब करीब 10 मिनट तक रोज सुबह एक बार और रोज शाम को एक बार मिलाएंगे। ये माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करता है और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 20 मिनट में द्विगुणित होते हुए चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस की वजह से होते हैं। तो एक ही दिशा में 10 मिनट तक इसको रोटेट करना है, स्टिर करना है सुबह और शाम, और यह 3 दिन तक करेंगे। तीसरे दिन यह जीवामृत तैयार होगा हमें अपने खेतों में इस्तेमाल करने के लिए। इसका उपयोग हम लोग खेतों में सिंचाई के पानी के साथ कर सकते हैं, ड्रेंचिंग के रूप में कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन में कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही ढेर सारे पानी के साथ में और खेत में बहा करके भी कर सकते हैं। इसकी अधिकता से कोई नुकसान नहीं है, पर यह खेत में किसी भी रूप में उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अलग अलग फसलों में अलग अलग अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है।